अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये सब कयाफे और कयास थे। अगर मौका वारदात पर औरत का खुरा ना होता तो मैं इस शक पर तफ्तीश करता कि ये शख्स बदकुमाश था और किसी बदकुमाश के हाथों जख्मी हुआ है। और करते करते मेरा यह एहसास पुख्ता होता गया कि अनवरी और रायला को शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। मैं हमेशा ख्याल रखा करता था कि किसी मुसलमान औरत को थाने बुलाना ठीक नहीं। मैं मुसलमानों के घरों में चला जाया करता था, लेकिन जब किसी के सीने से कोई सुराख या राज निकालना होता था तो उसे थाने बुला लेता था। थाने का खौफ मेरा काम आसान कर दिया करता था। इन दोनों लड़कियों और इनकी माँ को मैंने थाने बुलाना बेहतर समझा। मैंने इन्हें बुलाने के लिए बगैर वर्दी कांस्टेबल को भेजा। वो काले बुर्कों में आई। उनकी माँ सफ़ेद बुर्के में उनके साथ थी और एक भाई भी साथ था। मैंने चारों को अपने दफ्तर में बिठाया। बुर्कों के नकाब चेहरों पर गिरे हुए थे। लड़कियों के भाई को मैंने गौर से देखा। 19-20 साल का नौजवान था, जिस्म दुबला पतला, गर्दन लंबूतरी, रंग गोरा और नक्श बहुत अच्छे थे। उसके चेहरे पर घबराहट का ये आलम था जैसे अभी रो पड़ेगा। मैंने उससे पूछा कि उसका बाप कहाँ है। उसने बताया कि दुकान पर चला गया है। उनकी कपड़े की दुकान थी। मैंने इन चारों से कहा कि वो डरे नहीं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, इनसे कुछ पूछना है फिर मैं इन्हें पूरी इज्जत से रुखसत कर दूंगा। आप बख्तियार के सिलसिले में हमसे कुछ पूछेंगे? लड़कियों की माँ ने पूछा। यही सिलसिला है, मैंने कहा। उसका आपके घर आना जाना था। मुझे उस शख्स को पकड़ना है जिसने बख्तियार को तो कत्ल किया ही था, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया है। हमसे आप क्या पूछेंगे? माँ ने कहा। हमारे घर तो वो ज़रूर आता था, लेकिन उसकी किसी के साथ अगर बाहर दुश्मनी थी तो हम क्या बता सकते हैं? मैंने आपसे कहा है कि आप डरे नहीं। मैंने कहा, आपका इस वारदात में हाथ नहीं। मैं आपका मुसलमान भाई हूँ, आपकी इज्जत का पूरा ख्याल रखूँगा। औरत वाकई चालाक थी और ज़बान की तेज़ मालूम होती थी। कहने लगी, हमारी इज्जत रही कहाँ गई है जिसका आप ख्याल रखेंगे? किसी औरत का थाने बुलवाए जाना इज्जत अफजाई तो नहीं। महल्ले के लोग जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे। मैंने उसे समझा बुझाकर कहा कि अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में है। अगर आप और आपकी बेटियां मेरे सवालों का सही सही जवाब देंगी तो आप इज्जत से रुखसत होंगी। आपकी बड़ी बेटी को यहीं बैठा रहने दें और बाकी सब बाहर बैठें। मैं आपको अलग थलग बिठाने का इंतज़ाम किए देता हूँ। बड़ी बेटी अनवरी मेरे पास रह गई। उसने बुर्के का नकाब उठा दिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खातिर आदमी कातिल भी हो सकता था और मकतूल भी। मैंने उसका खौफ और हिजाब ख़त्म करने के लिए उसे हमदर्दाना लहजे में बहुत कुछ कहा और ख़बरदार भी किया कि वो कुछ छुपाने की कोशिश ना करे। उसे ये भी बताया कि वो मुझे जो कुछ भी बताएगी वो मैं लिखूँगा नहीं और किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने मुझे क्या बताया है। मुझे बहुत सी बातों का इल्म है, मैंने उसे कहा। पुलिस के पास घर घर की खबर होती है। किसी के घर की कोई बात छुपी हुई नहीं होती। अगर तुम कुछ छुपाओगी या झूठ बोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा, और अगर सच बोलोगी तो मैं तुम्हारा पर्दा कायम रखूँगा। जहाँ मैंने महसूस किया कि तुम मुझे धोखे में रखने की कोशिश कर रही हो तो मैं पुलिस वाला सलूक करूँगा। फिर तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मुझे ये बता दो कि बख्तियार ने तुम्हारे साथ अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो खामोश रही और मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। उसने तुम्हारी खातिर अपनी बीवी को तलाक दी थी। मैंने कहा। वो तुम्हारे घर आता रहा, फिर शादी क्यों ना हो सकी? वो फिर भी खामोश रही। अब उसने सर झुका लिया। अनवरी, मैंने कहा, तुम्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी बोलोगी उतनी जल्दी थाने से निकलोगी। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम कुछ छुपा रही हो। क्या ये सच है कि तुम्हारी माँ ने बख्तियार से कहा था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे और तुम्हारे साथ शादी कर ले? उसने सर हिलाकर बताया कि ये सच है। क्या तुमने बख्तियार को पसंद कर लिया था? अब उसके मुंह से बड़ी धीमी सी जी निकली। तुम्हारे रिश्ते का कोई और उम्मीदवार भी था? मैंने पूछा। मेरा मतलब है किसी और के साथ तुम्हारी बात पक्की हो चुकी थी? मेरी माँ तो 3 लड़कों के साथ मेरी बात पक्की कर चुकी थी, उसने कहा, लेकिन वो मेरा रिश्ता बख्तियार को देने का फैसला कर चुकी थी। मुझे ये भी मालूम करना था कि अनवरी के और उम्मीदवार थे या नहीं। अनवरी ने एक की बजाय 3 बता दिए।
क्या इन 3 में से तुम किसी को पसंद करती थीं? मैंने पूछा। वो फिर झेंप गई। मैंने बहुत सी बातें कह सुनकर उसकी झिझक दूर की। बहुत दिमाग सोजी करनी पड़ी। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि ये सारी बातें आपको सुनाऊं। आपको काम की बात ये सुनाता हूँ कि मैंने अपनी ज़बान का जादू चलाकर उसकी ज़बान खुलवा ली। वो मर जाता तो मैं खुश होती, अनवरी ने कहा। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने बताया कि बख्तियार ने उसे यूं धोखा दिया था कि बख्तियार उनका करीबी रिश्तेदार था, इसलिए वो इससे पर्दा नहीं करती थीं। बख्तियार ने शादी के बाद अनवरी के घर आना जाना शुरू कर दिया। वो खूबरू आदमी था और हंसमुख भी था। उसने अनवरी की माँ के साथ बेतकल्लुफ़ी पैदा कर ली और उसे तोहफे देने लगा। अनवरी को ये शख्स अच्छा लगने लगा। ये मौका शायद माँ ने ही पैदा किया होगा कि बख्तियार अनवरी को अलग कमरे में मिला। उसने अनवरी से कहा कि वो उसे दिलो जान से चाहता है, मगर उसकी शादी ऐसी लड़की से कर दी गई है जो कि बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। इस तरह वो जब भी अनवरी के घर आता तो अनवरी की माँ के मुंह में हड्डी देकर अनवरी को अलग कमरे में बिठा लेता। वो रूहानी मोहब्बत का इजहार करता और अपनी बीवी का रोना रोता। अनवरी उसकी गमखार बन गई। राहिला ये मुलाकातें देख रही थी, लेकिन वो खुश थी कि उसकी बहन को बड़ा अच्छा रिश्ता मिल रहा है। अनवरी, जो कुछ देर पहले तक झेंपी और झिझक रही थी, अब खुलकर बोलने लगी। जिस तरह मुशायरे में किसी फजूल से शायर को दाद देनी शुरू कर दो तो वो एक के बाद दूसरी नज़म सुनाता चला जाता है, इसी तरह मैं अनवरी की हौसला अफजाई ऐसे तरीके से करता रहा कि उसकी ज़बान बेकाबू हो गई। उसकी एक वजह और भी थी। अनवरी के जज्बात को बख्तियार ने पूरी तरह कुचल डाला था, तो अनवरी ने यह गुबार भी निकालना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती थी कि मुझे ऐसा खामिद मिल रहा था जो मेरी पसंद का था। अनवरी ने कहा कि मुझ पर उसकी मोहब्बत जादू बनकर तारी हो गई थी। मैं उसकी मामूली सी बात को भी हुक्म समझती थी। वो कहा करता था कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो मुझे दोनों जहान भूल जाते हैं। वो ऐसी बातें करता था जो मेरे दिमाग में कब्जा कर लेती थीं और मैं उसी की होके रह जाती थी। आपने जो ये सवाल पूछा है कि उसने अपनी बीवी को तलाक दी तो 1 साल बाद तक भी उसने मेरे साथ शादी क्यों नहीं की, अब मैं आपको उसकी वजह भी बता देती हूँ। मुझे मालूम न था कि ये मोहब्बत महज रूहानी मोहब्बत नहीं है। 5-6 महीनों बाद मुझे पता चला कि अब बख्तियार मेरी छोटी बहन में दिलचस्पी ले रहा है। मैंने माँ को बताया। माँ ने कोई ख़ास तवज्जो न दी। मैंने खुद अपनी बहन से बात की। बहन ने मुझे हंसकर टाल दिया। हमारा मकान इस किस्म का है कि इसमें कमरे ज़्यादा हैं। 2 कमरों के दरवाजे बाहर को खुलते हैं। राहिला चूँकि ज़िद्दी लड़की है, इसलिए ज़िद करके उसने पहले ही अपना कमरा अलग कर रखा था। मुझे 2-3 महीने बाद पता चला कि बख्तियार रात को बाहर से आता है और राहिला अपने कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। मुझे मालूम था कि ये मोहब्बत पाक हो ही नहीं सकती। राहिला के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा भी हुआ, फिर हमारी बोलचाल बंद हुई। मेरी माँ ने राहिला से कुछ भी न कहा। ये उन तोहफों और पैसों का फतूर था जो बख्तियार हमारे घर में फेंकता रहता था। मेरी बोलचाल बख्तियार के साथ भी बंद हो चुकी थी। अब मुझे ये पता चल चुका था कि बख्तियार इंतहाई अय्याश और बदकिरदार शख्स है। अब मैं ये नहीं सोचती थी कि राहिला ने मुझसे मेरा होने वाला खामिन छीन लिया है, बल्कि मेरे सामने मसला ये आ गया था कि अपनी बहन को इस शैतान सिफ्त इंसान से किस तरह बचाऊं। लेकिन राहिला अंधी हो चुकी थी। अंधी तो मैं खुद भी हो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि हम दोनों बहनें सारे शहर में बदनाम हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे रिश्ते के उम्मीदवार 3 थे। उनमें 2 को तो मैं किसी शुमार कतार में शामिल नहीं करती थी, न ही मेरे घर वाले करते थे। अलबत्ता एक था जो मुझे भी अच्छा लगता था और मेरी माँ भी उसे पसंद करती थी। उसके साथ बात तकरीबन पक्की हो चुकी थी, लेकिन बख्तियार का आना जाना शुरू हो गया और घर का नक्शा ही बदल गया। जब मैं बख्तियार के फंदे में पूरी तरह फंसी हुई थी तो हमारे रिश्ते की एक बुजुर्ग औरत एक रोज़ मेरे पास आई। उसने मुझे उस आदमी का पैगाम दिया कि तुम मुझे ठुकरा दो, लेकिन इस आदमी बख्तियार के जाल से बचो। ये शख्स बड़ा गंदा खिलाड़ी है। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि मेरी जो बात तुमको जलीलो ख्वार होकर समझेगी, वो इससे पहले ही आज समझ लो। मेरी किस्मत में खुदा ने जलीलो ख्वार होना लिख दिया था। मैं मुश्ताक की, जिसने पैगाम भेजा था, बात न समझ सकी। जब मैं अपना आप लुटा चुकी और बख्तियार मेरी बहन का होके रह गया, तब इन्हीं दिनों का वाक़या है कि मैं एक रात एक शादी पर गई। वहाँ औरतों और मर्दों का बहुत ही हिजूम था।
लड़कियां नाच कूद रही थीं। मैं औरतों मर्दों के हजूम में से गुजरती हुई ड्योढ़ी की तरफ जा रही थी कि मैं मुश्ताक से टकरा गई। उसने सरगोशी में मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछा। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि हाल बहुत बुरा है। उसने सरगोशी में ही कहा कि मेरे पीछे आओ। वो दरअसल वहाँ शादी के इंतजामात में मसरूफ़ था। मैं उसके पीछे पीछे चली गई। वहाँ पर अभी कुछ और लोग भी मौजूद थे, तो मैं दुपट्टे को चेहरे पर लटकाकर इन लोगों में से निकल गई। ऐसे मौक़ों पर कोई किसी को नहीं देखता कि ये कौन है और वो किधर जा रहा है। मुख्तसर ये कि मैं मुश्ताक के पीछे एक अंधेरी गली में पहुँच गई और वो रुक गया। मुश्ताक ने पूछा कि हाल क्यों बुरा है। मैंने उसे ये तो न बताया कि मैं अपनी आबरू खो चुकी हूँ। मैंने ये कहा कि बख्तियार ने मेरे साथ शादी का वादा किया था और अब मुझे ठुकराकर मेरी बहन के कमरे में घुसा देता है। वो दरअसल मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता था, खाली ताल्लुकात रखना चाहता था। मैंने उसे धुतकार दिया। उसने राहिला के साथ वही दोस्ती कायम कर ली जो वो मेरे साथ करना चाहता था। मैंने मुश्ताक को बताया कि तुम तो हमारे अब्बू को जानते हो और हमारे भाइयों को भी। उनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि वो बख्तियार को घर आने से रोक सकें। मैंने और मेरी माँ ने उसे घर आने से मना किया तो उसने ऐसी धमकियाँ दी कि हम खामोश हो गईं। मैंने मुश्ताक से कहा कि मैं और मेरी माँ बहुत बुरी हालत में हैं। बदनामी अलग हो रही है और हमारे घर में बदकारी अलग हो रही है। मैंने मुश्ताक से झूठ बोला कि मैंने अपनी असमत तो महफूज रखी है, लेकिन मेरी बहन उससे बच नहीं सकी। मैंने मुश्ताक से कहा कि मैंने ये भी सोचा है कि कहीं से जहर मिल जाए तो बख्तियार को दे दूं। मैंने मुश्ताक के हाथ को पकड़कर चूमा और उसे अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि मुझे बख्श देना। मैंने तुम्हारे साथ शादी करने का तहैया कर रखा है। अगर मेरे माँ बाप ना माने तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि मुझे मालूम था कि मुश्ताक मुझे बुरी तरह चाहता है। मैंने उसे ये भी कहा कि जब तक बख्तियार का हमारे घर में आना जाना बंद नहीं हो जाता, कोई शरीफ घराना हमारे करीब नहीं आएगा। मुश्ताक ने बड़ी दिलेरी से कहा कि मैं उसका आना जाना बंद करूंगा। इस मुलाकात के तकरीबन 1 माह के बाद ये वाक़या हो गया। मेरे दिल में पहला ख्याल ये आया कि ये मुश्ताक का कारनामा है। इतना कहकर वो चौंक कर चुप हो गई और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम गईं। ज़रा देर बाद घबराई हुई आवाज़ में बोली, मैंने मुश्ताक का नाम लेकर गलती की है, आप उसे पकड़ लेंगे? क्या इसके बाद मुश्ताक तुम्हें मिला था? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उससे मिलना आसान नहीं था। देखो अनवरी, मैंने शफ़क़त के लहजे में उससे कहा, तुमने मेरे दिल में बख्तियार की नफ़रत पैदा कर दी है। उसे जिस किसी ने भी मारा है, बड़ा ही अच्छा किया है। ऐसे ज़लील और बदकार आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अगर ये काम मुश्ताक ने किया है तो मुझे बता दो ताकि मैं इसे सज़ा से बचाने का बंदोबस्त कर लूँ। ये मेरे इख्तियार में है। घबराओ नहीं, मैं मुश्ताक को गिरफ्तार भी नहीं करूँगा। उसके चेहरे पर रौनक वापस आ गई, लेकिन उसने फिर वही बात कही कि वो मुश्ताक से मिली नहीं, ना उसे कोई पैगाम मिला है। अनवरी ने आगे होकर मेरा एक हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसकी दोनों आंखों में आंसू आ गए। उसने मिन्नत की कि मैं मुश्ताक के खिलाफ कोई कार्रवाई न करूं। मैंने प्यार से, हमदर्दी और शफकत से उसके सीने से असल बात निकालने की पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन वो यही कहती रही कि उसे बिल्कुल इल्म नहीं कि मुश्ताक ने बख्तियार को मारा है। बहुत वक्त सर्फ करके और हर तरह की झकझक के बाद मैं ये मानने पर आ गया कि अनवरी को मालूम नहीं। बहरहाल मुझे ये खुशी हुई कि एक और मुश्तबा मेरे सामने आ गया है। मैंने बातों बातों में अनवरी से मुश्ताक के घर का अता पता मालूम कर लिया। मैंने उसे कहा कि ज़रा बाहर बैठो। मैं बाहर निकला। तकरीबन 60 साल की उम्र का एक मोअज़्ज़िज़ सा आदमी बैठा हुआ था। पता चला कि अनवरी का बाप है। मैं उसे अपने दफ्तर में ले गया। गोरे रंग का ये बूढ़ा जवानी में खासा खूबसूरत रहा होगा। अब तो उसके कंधे आगे को आ गए और सर झुक गया था। मैंने उससे पूछा कि उसके घर में क्या हो रहा है और बख्तियार जैसे आदमी को उसने अपने घर में आने की खुली छुट्टी क्यों दे रखी थी। उसकी बेनूर आंखों में आंसू आ गए और उसने सर झुका लिया। मैंने उसे बहुत कुछ कहा। मैं मजबूर हूँ जनाबे आली, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैं इस औरत के हाथों सख्त मजबूर हूँ। मेरी बेटियाँ इतनी नेक और शरीफ हुआ करती थीं कि लोग उनकी तारीफ़ किया करते थे, लेकिन माँ ने इन्हें भी अपने रंग में रंग लिया है। खुदा ने मुझे जो बेटे दिए वो ना देता तो मैं इतना ज़्यादा रुस्वा और बदनाम ना होता। औलाद और उसकी माँ ने आज मुझे थाने तक पहुँचा दिया है। इस बूढ़े पर मुझे बहुत तरस आया।
مجھے اپنا کام کرنا تھا، جس کی تکمیل کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس بوڑھے کی دلجوئی کے ساتھ ساتھ اپنے کام کی پوچھ گچھ بھی کرتا رہا۔ اس سے مجھے کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی سوائے اس کے کہ بختیار کی بدمعاشی سے وہ ڈرتا تھا اور اپنی بیوی سے بھی ڈرتا تھا۔ کیا مشتاق نام کے ایک آدمی کے ساتھ آپ نے انوری کی بات پکی کر دی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھ پر ہوتا تو میں دونوں بیٹیوں کی بات کبھی کی پکی کر کے انہیں رخصت کر چکا ہوتا، بوڑھے نے جواب دیا۔ مشتاق کے ساتھ بات پکی ہو گئی تھی، ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی کہ بختیار آن ٹپکا۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتایا کہ مشتاق نے اسے 3-4 مرتبہ کہا تھا کہ اس کے گھر میں بختیار کا آنا جانا اس کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے اور لوگ بڑی ننگی باتیں کرتے ہیں۔ بوڑھے نے اسے کہا تھا کہ وہ بختیار کو گھر میں آنے سے روکے گا نہیں، لیکن وہ نہیں رک سکا تھا۔ مشتاق نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو وہ بختیار کو آپ کے گھر آنے جانے سے روک دے؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ بوڑھے نے حیرت سے پوچھا اور کہا، یہ بات مشتاق نے مجھے 2 مرتبہ کہی تھی، میں نے اسے روک دیا تھا۔ بوڑھے نے کہا، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ بدمعاش آدمی تمہاری بے عزتی کر دے گا۔ آخری بار مشتاق نے یہ بات کب کہی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ کوئی 1 مہینے پہلے کی بات ہے، جب آپ نے مشتاق سے کہا تھا کہ بختیار اس کی بے عزتی کر دے گا تو مشتاق نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ معلوم نہیں آپ لوگ اس سے کیوں لڑتے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا۔ مشتاق نے کہا تھا کہ میں 1 منٹ میں بختیار کی بدمعاشی خفا کر دوں گا۔ اس کے بعد بھی مشتاق نے کبھی آپ سے کوئی ایسی بات کہی تھی؟ اس کے بعد وہ شاید 2 یا 3 مرتبہ مجھے ملا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ 1 مرتبہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے انوری کا رشتہ اسے دینے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ کہیں ختم تو نہیں کر دیا؟ میں نے اسے جواب دیا تھا کہ بختیار نہ آن ٹپکتا تو انوری اس کے گھر میں پہنچ چکی ہوتی۔ میں نے مشتاق کو یقین دلایا تھا کہ میں انوری کا رشتہ اسے ہی دینے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہوں، لیکن انوری کی ماں بختیار کے حق میں ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 7-8 روز گزرے۔ بختیار کے ساتھ یہ واردات پرسوں رات ہوئی ہے، میں نے بوڑھے سے کہا اور پوچھا، کل کس وقت مشتاق آپ سے ملا تھا؟ کل 10-11 بجے کے درمیان مشتاق میری دکان پر آیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ بختیار کو کسی نے پار کر دیا ہے۔ کیا آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ کارنامہ کس نے کر دکھایا ہے؟ جی ہاں، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ تو قدرتی بات ہے۔ یہ بات ہوئی تھی، مشتاق کہتا تھا کہ اس لوفر لفنگے نے کسی کی بہن یا بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور اپنے کیے کی سزا پالی۔ یہ بوڑھا اتنا مجبور اور مظلوم تھا کہ دماغ پوری طرح اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں اس سے جو سوال کرتا وہ سوچے سمجھے اور ہیرا پھیری کیے بغیر مجھے جواب دے دیتا تھا۔ اس سے تو اس کی بیٹی عقل والی تھی، جس کے منہ سے مشتاق کا نام نکلا تو وہ چونک پڑی تھی کہ اس نے ایک راز مجھے دے دیا ہے۔ وہ میرے ذہن میں مشتاق کے خلاف بڑا پختہ شک پیدا کر گئی تھی۔ اب اس کے باپ نے اس شک کو مزید پختہ کر دیا۔ میرا ذہن مشتاق کے گرد گھومنے لگا۔ میں نے بوڑھے کو باہر بھیج دیا اور اس کی چھوٹی بیٹی راحلہ کو بلا لیا۔ راحلہ نے اندر آتے ہی برقعے کا نقاب اٹھا دیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس کے جسم کی ساخت بھی انوری سے زیادہ پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر بھی وہی گھبراہٹ تھی جو ہونی بھی چاہیے تھی۔ انوری کے ساتھ تو میں نے شفقت اور ہمدردی سے بات کی تھی، راحلہ کو میں نے خوف اور گھبراہٹ میں ہی رکھنا بہتر سمجھا۔ تمہارے گھر کی ہر ایک بات مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی، میں نے کہا۔ اب تمہاری بڑی بہن 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھ کر گئی ہے تو تم یوں کرنا کہ جھوٹ بولنے کی جرات نہ کرنا۔ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرو گی تو یہ سوچ لو کہ یہ تھانہ ہے، مجھے سب کچھ بتا دو گی تو میں تمہاری بہت عزت کروں گا۔ کیا تمہاری ماں کو معلوم ہے کہ بختیار کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی اور اپنا سوال دہرایا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا کر بتایا کہ ماں کو معلوم تھا۔ ماں تمہارا رشتہ بختیار کو دینا چاہتی تھی یا انوری کا؟ پہلے تو انوری کی بات ہوئی تھی، اس نے دبی دبی اور شرمائی ہوئی تھی آواز میں جواب دیا، لیکن بختیار نے انوری سے توجہ ہٹا لی تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں اور تعلقات کیسے ہیں۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ غیرت مند یا کون سا رقیب تھا جس نے بختیار کو کلہاڑی کے راستے ہٹانے کی کوشش کی تھی اور کارروائی کی تھی۔ میں نے راحلہ سے پوچھا کہ بختیار سے پہلے اس کے تعلقات کس کے ساتھ تھے؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں، راحلہ نے جواب دیا۔ میں نے کسی رقیب کی نشاندہی کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ لڑکی اپنے اس جواب پر قائم رہی۔
کہ اس کے تعلقات کسی کے ساتھ نہیں تھے اور نہ ہی اس نے کبھی ایسی بات سوچی تھی۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ کوئی آدمی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے اور وہ اپنے بھائیوں کو بتائے تو اس کے بھائی کیا کریں گے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اندر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ ان دونوں بھائیوں کے متعلق میرا ذہن پہلے سے صاف تھا، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ میں راحیلہ سے کچھ اور پوچھنے لگا تو اس نے کہا کہ اس کے بھائی ایسے ہی ہیں۔ میں نے اس سے مشتاق کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اچھا آدمی ہے لیکن طبیعت کا بڑا سخت ہے۔ اسے باہر بھیج کر میں نے اس کی ماں کو بلایا۔ اس نے آتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے اس طرح سنتا رہا جیسے میں اس سے ڈر گیا ہوں۔ میں نے اسے بولنے دیا۔ وہ ہر کسی کو کوس رہی تھی لیکن بختیار کا نام لیتی تو بیچارہ بختیار کہتی تھی۔ چونکہ میں خاموش تھا اس لیے وہ بولتی ہی چلی گئی۔ جب اس نے کہا کہ میری شریف بیٹیوں کو بدنام کر دیا گیا ہے تو میں ضبط نہ کر سکا۔ تم جیسی بے غیرت ماؤں کی بیٹیوں کی قسمت میں سوائے بدنامی کے اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ میں نے آگے جھک کر کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس بیچارے بختیار کو کس نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا تم اس معاملے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہو؟ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ اس نے کہا، میں تو پردہ دار عورت ہوں، تمہارا کوئی پردہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم نے بختیار کے ہوتے ہوئے اپنی کسی بیٹی کا سودا کسی اور کے ساتھ کر دیا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور کہا کہ اب میں اسے بحث کی اور زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے اکھڑے اکھڑے لہجے میں اوٹ پٹانگ سا جواب دیا، کیا تم نے مشتاق کو انوری کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا مشتاق نے یا اس کی ماں یا اس کے باپ نے تمہیں کبھی کہا تھا کہ منگنی یا شادی کر دو؟ انہوں نے تو کئی بار کہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن میں ابھی سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ تم کیا سوچ رہی تھی؟ میں نے کہا، یہی سوچ رہی ہوں گی نا کہ مشتاق کو صاف جواب دے دوں کیونکہ تم نے بختیار کو پھانس جو رکھا تھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، میں مشتاق کو صاف جواب دے دینا چاہتی تھی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، اس میں کیا خرابی تھی؟ وہ اچھا آدمی نہیں، اس نے جواب دیا، لڑائی جھگڑے بہت کرتا ہے اور غصیلا بھی ہے۔ اس عورت نے مشتاق کے خلاف بہت سی باتیں کی جن میں مبالغہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میری نظر دو پہلو دیکھ رہی تھی، ایک یہ کہ مشتاق واقعی لڑائی جھگڑے کرنے والا اور غصیلا آدمی ہے اور دوسرا پہلو یہ کہ یہ عورت بختیار کو اچھا ثابت کرنے کے لیے مشتاق کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ میں نے اس سے مشتاق کے متعلق کئی اور باتیں پوچھیں۔ یہ عورت اس کے خلاف ہی بولتی رہی۔ اس سے مجھے اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے ان سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ جو آدمی پہلے روز گھوڑے پر سوار رپورٹ لے کر آیا تھا، پتہ چلا کہ وہ صبح سے تھانے میں بیٹھا ہے۔ مجھے اس سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ اس کیس میں گواہ ہے، اس لیے وہ گاؤں سے لمبے عرصے کے لیے غیر حاضر نہ رہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو مشتاق کا پتہ دے کر کہا کہ اسے یہاں لے آئے۔ میرا ASI واپس آ گیا تھا۔ وہ جس کام کے لیے گیا تھا میں اس کی رپورٹ لینے بیٹھ گیا۔ تھانوں میں یوں تو نہیں ہوتا کہ ایک واردات کی رپورٹ آئے تو سارا تھانہ اس کی ہی تفتیش میں لگ جائے۔ کچھ دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ مشتاق آ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے بٹھاؤ۔ ایک تو میں ASI کے ساتھ مصروف تھا اور دوسرے اس لیے بھی میں نے مشتاق کو انتظار میں بٹھا دیا کہ اس قسم کے مشتبہ سے پوچھ گچھ عموماً آدھی رات کے بعد کی جاتی ہے۔ وہ وقت گہری نیند کا ہوتا ہے۔ جب نیند کا غلبہ ہو تو تفتیش کے دوران مشتبہ کے اندر مدافعت کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ تفتیشی افسر کے سوالوں کے غلط جواب تلاش کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ میری نظر میں مشتاق مشتبہ نہیں ملزم تھا۔ میں ASI سے فارغ ہو کر گھر چلا گیا، نہا دھو کر کھانا کھایا اور سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ مجھے رات 12 ساڑھے 12 بجے جاگنا تھا لیکن میں کسی کو بتانا بھول گیا تھا۔ سب سے پہلے مشتاق کا خیال آیا کہ وہ رات بھر تھانے میں رہا ہوگا۔ اس کا مجھے کوئی افسوس نہ ہوا۔ کانسٹیبلوں کی باریک میں ایک رات گزار کر اس کا دماغ نرم پڑ چکا ہوگا۔ میں اطمینان سے تیار ہو کر تھانے گیا تو مشتاق کو اپنا منتظر پایا۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا۔ مشتاق میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ اسے کس جرم میں پوری رات تھانے میں رکھا گیا ہے۔ میں نے دوستانہ انداز سے اس کا بازو پکڑا اور اسے برآمدے سے اتار کر کچی زمین پر لے گیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اسے اتنی سی بھی محبت نہیں کہ ایک رات ہمارا مہمان رہ سکے۔ اللہ آپ کی میزبانی سے بچائے، مشتاق نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ میں نے نیچے دیکھا، اس نے شوز پہن رکھے تھے۔ میں نے زمین پر اس کے پاؤں کا نشان دیکھا تو مجھے بڑا خوشگوار سا دھچکا لگا۔ یہ وہی مردانہ کھرا تھا
जो एक औरत के खुरे के साथ मौके वारदात पर देखा गया था। एक पाँव का तला मरम्मत किया हुआ था। मैंने पहले ही खोजी को बुलवाने के लिए कांस्टेबल भिजवा दिया था। उसके खुरे का मोड़ थाने में मौजूद था। मैं मुश्ताक को अपने दफ्तर में ले गया। मुश्ताक भाई, मैंने उसे कहा, लंबी चौड़ी बातों को छोड़ो। मैंने बख्तियार के मुतालिक जो कुछ सुना है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी उसके साथ यही सलूक करता जो तुमने किया है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे साथ मौके वारदात पर जो औरत थी वो कौन थी? जो मैंने किया है, मुश्ताक ने हैरत ज़दा होकर कहा। मुझे उसके साथ तो अभी बात करने का भी मौका नहीं मिला था। ना मैं मौके वारदात पर था, न कोई औरत मेरे साथ थी और ना मैं इस कुमाश का आदमी हूँ। मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करो मुश्ताक, मैंने कहा। मैं मुकम्मल शहादत इकट्ठी करने के बाद तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। अपनी ज़बान से बता दो कि तुमने उसे कत्ल करने की कोशिश की है। आप क्या कह रहे हैं? उसने पूछा और कहा, मैंने उस पर हमला नहीं किया। मैं ये आपको बता दूं कि मैं उसे बख्शना नहीं चाहता था। अगर उस पर यह हमला ना होता तो मैं उसे अगर जान से ना मारता तो उसकी एक टांग या बाजू ज़रूर तोड़ देता। मेरी बात गौर से सुनो मुश्ताक। नहीं जनाब, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई शहादत मिली है तो वो मुझे ना बताएं। आप तजुर्बेकार थानेदार हैं, खुद इस पर गौर करें कि खोटा खरा अलग हो जाने तक मुझे हवालात में बंद कर दें। मैं अपनी सफाई में सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बख्तियार पर हाथ नहीं उठाया। मैं आपको फिर ये बता देता हूँ कि मेरे दिल में बख्तियार की नफरत भरी हुई है। मैंने सुना है कि वो मरेगा नहीं। अगर ठीक होकर वो अनवरी और राहिला के घर गया तो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। क्यों? मैंने पूछा। इतनी ज़्यादा नफरत की वजह क्या है? अगर आपको वाकई शहादत मिल गई है तो ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मुश्ताक ने कमाल दिलेरी और खुद एतमादी से कहा। अगर आप मेरी ज़बान से वजह सुनना चाहते हैं तो सुन लें। इस शख्स ने 2 पाकबाज बहनों को ख़राब किया है। इनकी माँ बेशक बदनाम औरत थी, लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं थीं। मैं अनवरी के साथ शादी करना चाहता था और अनवरी खुश भी थी, लेकिन इस शख्स ने ऐसा चक्कर चलाया और ऐसी नौसरबाजी की कि उसने अनवरी के साथ शादी का वादा करके उसकी छोटी बहन को भी ख़राब करना शुरू कर दिया। ये मालूम करने के लिए कि मुश्ताक कहाँ तक सच बोल रहा है, मैंने ये जानते हुए कि उसकी और अनवरी की मुलाकात हुई थी, उससे पूछ लिया कि उसे अनवरी तो कभी नहीं मिली होगी।